ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि नंबर ऑफ मोल के इंक्रीज होने से एंट्रोपी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, एंट्रोपी इंक्रीज होती है बाय द इंक्रीज इन और बाय द इंक्रीज इन स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट फैक्टर्स है। राइट नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि एंट्रोपी सिस्टम की भी होती है और एंट्रोपी सराउंडिंग की भी होती है। जो टोटल एंट्रोपी चेंज है, या पहले मैं सिर्फ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम की बात करता हूं। कल मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग में फर्क बताया था। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जो है, इसका फार्मूला जो है वो बड़ा सिंपल है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट साइड, बल्कि इसमें मैं साइन लगा रहा हूं, ये सम का, सम ऑफ एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट साइड। This is the formula which we use to calculate entropy change of the system. Entropy change of the system और entropy change of surrounding दोनों important होती हैं, और आगे मैं इसका फिर आपको सम अप करके बताऊंगा कि उसमें क्या कहानी होती है। लेकिन देखें, जब सिस्टम से की एंट्रोपी चेंज होगी तो अल्टीमेटली अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है और वो सराउंडिंग में जा रही है, तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होगी तो सराउंडिंग की भी चेंज होगी, सराउंडिंग की चेंज होगी तो सिस्टम की भी चेंज होगी। तो सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट साइड, ये जो है वो एंट्रोपी कैलकुलेट करने का तरीका है। Now number of questions we have in the past paper as well as जो आपकी बुक है उसमें मैं जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवा रहा हूं, और ये एंट्रोपी चेंज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज जो है हमें इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है। ये रॉजर नॉरिस का ही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। 2 कैल्शियम टू फॉर्म 2 कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और इसमें आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज गिवन है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज में आपको याद होगा मैंने कहा था कि एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल, और कैल्शियम की एंट्रोपी जो है वो 41.40, ऑक्सीजन की एंट्रोपी वैल्यू जो है वो 205, और कैल्शियम ऑक्साइड की एंट्रोपी वैल्यू 39.70। और हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहां इससे पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप ऑब्जर्व करें कि कैल्शियम सॉलिड भी है और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है। दोनों के दोनों जो हैं उसमें कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड की ऑलमोस्ट जो है वो एंट्रोपी वैल्यू तकरीबन सेम है। वजह वही है कि यहाँ मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से जो है वो स्ट्रक्चर काफी क्लोज है, और यहाँ आयोनिक बॉन्डिंग है, यहाँ भी जॉइंट स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज्यादा इनके स्ट्रक्चरली फर्क नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यूज में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन 205 है बिकॉज इट इज गैसियस इन नेचर। अगर अब आपको ये वैल्यूज गिवन ना होती और सिर्फ सवाल ये होता कि फाइंड आउट या प्रिडिक्ट एंट्रोपी चेंज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो आप आंसर क्या देते? अभी वैल्यूज सामने ना रखें,
यस, नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज आपने कहा कि नेगेटिव, रीजन क्या लिखेंगे? गैसियस एटम है रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पे। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डिसअपियर्ड, गैस इज डिसअपियर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज जो है हम जो प्रिडिक्ट करेंगे वो नेगेटिव करेंगे विद द रीजन। देखिए सवाल पेपर में दो तरीकों से आता है। एक सवाल ये होता है कि आपको प्रिडिक्ट करना होता है, आपको इक्वेशन या कन्वर्जन का नाम गिवन होता है और आपको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी या एंट्रोपी डिक्रीज होगी। और दूसरा सवाल ये होता है कि आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने को कहा जाए बाय गिवन वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी। अब यहाँ एंट्रोपी की वैल्यूज गिवन है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो फार्मूला ये था कि सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पर एंट्रोपी जो है वो 39.50 और इसका कोफिशिएंट 2 है। तो जिस तरह आपको याद होगा एंथैल्पी चेंज के क्वेश्चन में आप हमेशा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां पर भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रोडक्ट साइड हो गया माइनस रिएक्टेंट साइड, और रिएक्टेंट साइड पर दो हैं, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम, कैल्शियम की वैल्यू 41.40 है, और प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो 1 into 205। अब ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जो है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आ रही है वो -208.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल आ रही है। ये आ रहा है, देखें वही बात जो हमने कहा था कि एंट्रोपी डिक्रीज। यहां पर इन टर्म ऑफ सिस्टम जो है ये एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज इन एंट्रोपी। अब आपको मैं एक और चीज बता रहा हूं यहां पर, अगर एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ये हमें बताता है कि इन टर्म ऑफ एंट्रोपी चेंज, in term of entropy, this reaction is not feasible, is not feasible। अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल है जो करने जा रहा हूं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ना समझ में आए तो फिर पूछेंगे। आपको मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक होने का मतलब यह है कि हम ये कहते हैं कि इसके होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये खुद से हो जाएगा, इसको हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि एक्सोथर्मिक होते हैं लेकिन खुद से नहीं होते। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं लेकिन खुद से हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन टर्म ऑफ एंथैल्पी हम किसी भी रिएक्शन के फिजिबल होना या ना होना जब डिसाइड करते हैं तो वो 100% श्योर हम नहीं होते। और मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एंथैल्पी की बेस पर जो है वो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। बहुत से रिएक्शन जो इन टर्म ऑफ एंथैल्पी फेवरेबल होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं होते, या बहुत से ऐसे रिएक्शन जो एंथैल्पी की टर्म में फेवरेबल नहीं होते लेकिन प्रैक्टिकली वो रिएक्शन हो जाते हैं। अब एग्जामिनर आपसे ये सवाल कर सकता है, एक्सप्लेन व्हाई इन टर्म ऑफ एंट्रोपी दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, इस तरह के सवाल कि व्हाई इन टर्म ऑफ एंट्रोपी चेंज दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो क्या आप में से कोई मुझे आंसर कर सकता है? ओके, देखिए नेगेटिव
एंट्रोपी, नेगेटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है वो हमेशा, मैंने यहाँ लिखा है कि इन टर्म ऑफ एंट्रोपी दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, क्योंकि नेगेटिव एंट्रोपी ये कह रही है कि डिसऑर्डर कम हो रहा है, नेगेटिव एंट्रोपी ये कह रही है कि रैंडमनेस कम हो रही है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि नेचर जो है, नेचुरल प्रोसेस जो है उसमें रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। नेचुरल प्रोसेस वांट टू इंक्रीज रैंडमनेस, नेचर को रैंडमनेस पसंद है, नेचर में पार्टिकल हमेशा डिसऑर्डर होना चाहते हैं, नेचर में पार्टिकल हमेशा डिसऑर्डर होना चाहते हैं। तो नेगेटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी ये इंडिकेट करता है कि पार्टिकल्स आर लेस डिसऑर्डर्ड, और लेस डिसऑर्डर्ड का मतलब ये है कि इसके होने के चांसेस नहीं है इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो in term of entropy this reaction is not feasible because randomness is decreased। लेकिन आप सबको पता है कि कैल्शियम को आप एयर में रखें, उसको इग्नाइट करें, ये फौरन बर्न होकर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली ये रिएक्शन फिजिबल है, लेकिन इन टर्म ऑफ एंट्रोपी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल फिजिबल होना और ना होना खाली एंट्रोपी पे डिपेंड नहीं करता, खाली एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको इंडिविजुअल इफेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसका इंडिविजुअल इफेक्ट पता है। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, इसीलिए मैं लिख रहा हूं इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, ये नहीं लिख रहा कि रिएक्शन इज फेवरेबल, इन टर्म ऑफ एंट्रोपी रिएक्शन इज फेवरेबल। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप इन टर्म ऑफ एंट्रोपी बताएं कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो आप उसका डेल्टा एस नॉट ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करेंगे। अगर डेल्टा एस नॉट ऑफ द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव आएगा तो इन टर्म ऑफ एंट्रोपी जो है वो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, और अगर जो है वो फेवरेबल नहीं आएगा तो इन टर्म ऑफ एंट्रोपी जो है वो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। नेगेटिव पे नॉट फिजिबल है, पॉजिटिव पे फिजिबल है। अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज। कोई सवाल बेटा, या अगर कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो? ठीक है, एक एग्जांपल नेक्स्ट दे रहा हूं, अब आप इसको खुद ट्राई करेंगे ताकि जो है वो आपको इस कॉन्सेप्ट का और वैल्यूज को यूज करने का आइडिया हो जाए। 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड प्लस iron oxide solid to form 3 mole of magnesium oxide solid plus 2 mole of iron solid, और इसकी एंट्रोपी वैल्यूज जो हैं which are in joules per Kelvin per mole। मैग्नीशियम की वैल्यू जो है 32.70 एंट्रोपी वैल्यू, और आयरन 2 ऑक्साइड जो है Fe2O3 की आप देखें 87.40। वो वही बात हो गई, आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के मुकाबले में दोनों सॉलिड हैं, लेकिन आयरन ऑक्साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं और वो साइज में बड़ा पार्टिकल है, तो इसकी एंट्रोपी वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की 26.90, जबकि आयरन जो है उसकी वैल्यू 27.30 है। अब आपका सवाल जो है वो ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। चलिए बेटा, इसको जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है वो -30.2 जूल्स पर केल्विन पर मोल आ रहा है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट साइड पहले इट विल बी 3 × 26.90 प्लस
2 आयरन है, तो 2 into 27.30 ये सम ऑफ प्रोडक्ट साइड हो गया माइनस रिएक्टेंट साइड, और रिएक्टेंट साइड पे 3 into 32.70 और प्लस 1 into 87.40। ये आंसर कैलकुलेट होकर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज आ रहा है, और नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इन टर्म ऑफ एंट्रोपी जो है वो नॉट फिजिबल है एंट्रोपी सर चेंज ऑफ मेरा सिस्टम के हिसाब से। जी सर मेरा -50.2 आ रहा है आंसर। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रीचेक कर ले तमाम लोग, हो सकता है कि गलत ही हो, क्योंकि मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है। ये बुक का एक रैंडम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो मैंने पिक किया था, तो मेरे पास भी इसका जो है वो कंफर्म आंसर नहीं है। आप रीचेक कर लें। बाकी कोई और स्टूडेंट बेटा, बाकी लोग भी तो हैं क्लास के अंदर, काइंडली शेयर करें। सर -50.2 है। 50 आ रहा है? यस। ओके, तो -50। अच्छा बेटा, ये रीचेक कर लीजिए। अब 2 स्टूडेंट ने कहा है कि -50 आ रहा है, कि होपफुली जो है वो ये ठीक होगी वैल्यू, बट स्टिल पूरा मैंने लिख दिया आपके सामने। आपको सिर्फ सॉल्व करना है और ये बताना है कि ये प्रिडिक्ट करना है कि ये सही है या नहीं। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जरा मुझे बताइएगा, ये मैंने एक स्क्रीन शो की है, ये शेयर हो रही है? जी सर। ओके, अब ये क्वेश्चन एक है, ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इस क्वेश्चन के अंदर इस रिएक्शन का डेल्टा H गिवन है और इनकी एंट्रोपी वैल्यूज गिवन है, और आप देख रहे हैं कि इन तीनों की एंट्रोपी वैल्यूज ज्यादा हैं। और एक और अजीब सी बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस लिक्विड की एंट्रोपी वैल्यू हाई है, बिकॉज इट इज एन अल्कोहल। और अल्कोहल का आपको पता है कि दे आर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है और ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसलिए इसकी एंट्रोपी वैल्यू जो है या इसके अंदर रैंडमनेस के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि सजेस्ट व्हाई मिथेनॉल हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी वैल्यू ऑफ द 3 सब्सटेंसेस। तो इसका मैंने आपको 2 रीजंस बताया। नंबर 1 रीजन बताया कि इट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस and it is a larger molecule than carbon monoxide and hydrogen gas. So larger the molecule, greater will be the chances of spreading. और greater chances of spreading का मतलब ये है कि greater will be the entropy. Hopefully आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, और अब कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम। और एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए तो खैर वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और इस वैल्यू को अगर हम देखें, अगर हम इस वैल्यू को देखें, ये वैल्यूज हैं।
ठीक है जी, ये वैल्यूज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मिथेनॉल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और ऊपर जो है वो इसकी इक्वेशन भी गिवन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये स्क्रीन में है, जब ये शेयर होगा आपको पता चल जाएगा। ये वाली इक्वेशन है और इससे रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन है। आपके जो है वो शायद आपको ये बता दिया गया होगा कि असाइनमेंट्स आपके अवेलेबल हैं। कल आपको 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे, वो आपने कॉलेज से पिक करवाने हैं और वो आपको विद इन अ वीक जो है कंप्लीट करके सबमिट करने हैं फिजिकली, क्योंकि ऑनलाइन में जो है वो इश्यूज थे। तो ये अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपके जो असाइनमेंट्स होंगे वो आपको वीकली जो है वो कॉलेज से पिक करने होंगे और वहाँ फिर एक वीक आप पहुंचाएंगे, अगले वीक में आप नए असाइनमेंट्स जो है वो पिक करेंगे। इस तरह से आपका लर्निंग प्रोसेस भी जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है जी, ओके जी। तो ये जो है वो हो गई स्टोरी। अब इसमें कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। राइट जी, अब मैं आपसे अगली बात करने जा रहा हूं कि जिस तरह से एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम होता है, इसी तरह से एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग भी होती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर फर्ज करें कि एक सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो वो हीट सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाएगी और इसका मतलब ये है कि वो सराउंडिंग में जाके उसको स्प्रेड होना है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, अलॉन्ग विद एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। फर्ज कीजिए कि एक सिस्टम जो है उसके अंदर एबिलिटी है टू रिलीज एनर्जी, लेकिन सराउंडिंग में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस एनर्जी को स्प्रेड कर सके। तो फिर डेफिनेटली उसके एनर्जी रिलीज करने का कोई फायदा नहीं होगा, या फिर वो सिर्फ उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होगी। तो अलॉन्ग विद एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जो है वो डिपेंड करती है डेल्टा एच और टेम्परेचर पर, कि किस टेम्परेचर पर कितनी हीट रिलीज हो रही है। जो हीट वो रिलीज करेगा वही हीट ने स्प्रेड होना है सराउंडिंग के अंदर। तो वो सराउंडिंग की जो स्प्रेडिंग है सराउंडिंग में हीट की एनर्जी की, वो डिपेंड करती है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। मैं यहां पर जो है वैल्यू जो यूज कर रहा हूं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन है, आपको पता है कि हर रिएक्शन के आगे उसकी डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होती है। तो ये वो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब चाहे कंबशन हो रहा हो, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो या कोई और रिएक्शन हो रहा हो, हर रिएक्शन के आगे जो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू है वो डेल्टा एच की वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर जो होगा इट शुड बी इन अ केल्विन स्केल, और ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है वो आमतौर पे किलो जूल में होता है, लेकिन यहां पर आप उसको कन्वर्ट करेंगे
क्योंकि आपको पता है कि एंट्रोपी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें जूल्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर एक इक्वेशन के अंदर आपको गिवन है किलो जूल्स, तो उसमें आप जो है कन्वर्ट करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, और वो मल्टीप्लाई बाय 1000 होने के बाद जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू। अब मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, और ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपसे प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि 2 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गैसियस टू फॉर्म 2 कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू जो है वो है, इस रिएक्शन के डेल्टा H की वैल्यू -1270.2, और ये किलो जूल पर मोल है। अब हमें एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसे आप पहले किलो जूल से जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये फॉर्मूले में माइनस है, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, और डेल्टा H की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस, और ये 1270 किलो जूल है, तो ये हो जाएगा 1270.2, और किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट किलो जूल इंटू जूल। तो ये 1270 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है इट शुड बी टेकन इन अ केल्विन स्केल। उसकी वजह यह है कि आपको नजर आ रहा है कि जो एंट्रोपी का यूनिट होता है वो जूल्स पर केल्विन होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर हमें कंसीडर करना है वो केल्विन करना है। अब सवाल में टेम्परेचर तो नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे ये नॉट का साइन इंडिकेट करता है कि दिस इज टेकन एट स्टैंडर्ड स्टेट, और अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हम बात करते हैं तो टेम्परेचर विल बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इन टर्म ऑफ केल्विन इट शुड बी 298 केल्विन। तो आप सराउंडिंग के लिए डिवाइडेड बाय 298 करेंगे, और 298 करने का मतलब ये है कि अब आपके पास जो कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है इसका, ये प्लस 4262 प्लस 4262.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। पहले हमने एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकाला, अब हमने एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग निकाली। फिर अब मैं आगे बात करूंगा, बाद में वो टोटल एंट्रोपी चेंज पे बात करूंगा, जो एक्चुअली किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने का फाइनल डिसीजन जिसे हम लेते हैं इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर पेपर के अंदर सवाल आता है और उसमें एग्जामिनर कोई टेम्परेचर मेंशन करता है, तो फिर उस सूरत में जो है वो आपको टेम्परेचर भी यूज करना होगा, वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल और आपको देता हूं कैलकुलेशन के लिए, और एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक रिएक्शन है, आपके पास एक रिएक्शन है कि मीथेन गैसियस प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एंड H2O लिक्विड,
और इसकी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आपको गिवन है, और इसका जो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जो है मीथेन के लिए 186.2, फॉर ऑक्सीजन इट इज 205, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 213.6, एंड फॉर वाटर 188.7। अच्छा, यहाँ पे वाटर गैसियस में उन्होंने लिया है और ये 188.7 लिया है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, ओवरऑल डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की वैल्यू -890.3 किलो जूल पर मोल है। और अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, and you have to calculate entropy change of surrounding. ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी। जहां कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा ऑफ कोर्स। तो अब यहां पर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट, दैट इज 1 into 213.6 प्लस 2 into 188.7, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 1 into 186.2 प्लस 2 into 205। ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी ने कैलकुलेट कर लिया है और आंसर बता सकता है। आ रहा है -5.2 जूल्स पर केल्विन पर मोल। उसके बाद आ जाते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग के लिए। ये माइनस इंटू -890.3 10⁻³ क्योंकि इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू जूल्स, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर में फिर वही मसला है कि यहाँ पर जो नॉट का साइन है, ये नॉट का साइन स्टैंडर्ड को शो करता है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हम पुट केल्विन में करेंगे तो केल्विन में इट विल बी 298, और 298 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है 2987 2987.6 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये आ गई सराउंडिंग। अब देखिए सिस्टम के हिसाब से इसकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, लेकिन सराउंडिंग के हिसाब से इसकी एंट्रोपी चेंज हाईली पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पे टोटल पे बाद में बात करूंगा, लेकिन आप देखें सराउंडिंग की टर्म में, सराउंडिंग के हिसाब से एनर्जी अकोमोडेट करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, एनर्जी स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। तो होपफुली आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। मैं यहीं पे रुकता हूं। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो प्लीज जो है वो आप जनरेट कर दीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि आपको रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। आज हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, हमने सिंपली जो है वो कैलकुलेशन की है एंट्रोपी की, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। हमने ये देखा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकालने के बाद, सराउंडिंग निकालने के बाद, अब अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो किस तरह से रिएक्शन को फिजिबल और नॉट फिजिबल करती है, और फिर इसमें और मजीद क्या फैक्टर ऐड होता है जो कि ओवरऑल किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने के बारे में हमें डिसाइड करने में हेल्प आउट करता है। इज देयर एनी क्वेश्चन?
जी बच्चों, कोई सवाल? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास में इसको मजीद डिस्कस करेंगे।